Hello everyone, this is Prem Sodani coming up with the next round of our quiz session, and in this session we generally discuss some of the very important current affairs in question and answer format, right? So let's get started with the 10th December's current affairs. The question number 1 says with reference to suspensions of MPs, consider the following statement, right? Right now only we have seen that 12 MPs from Rajya Sabha have been suspended, and because of that you are seeing this question. The first statement says the power to suspend an MP is vested in chairman. This is the first statement. The second says the maximum period of suspension is for the remainder session that you can suspend an MP, right? So if we come to the suspension, that actually a speaker has the powers to suspend or not, we will see this in this discussion. The first thing that you should know that this is suspension is mentioned in rules of the house, right? Rules of the house defines how a member can be suspended and what are the criteria. So some of the criteria are, for example, violent behavior है किसी MP का, right? कोई आके जो वेल होता है वहाँ पे आके कुछ चिल्लाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, विलफुल जो है ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं इन द बिजनेस ऑफ द हाउस. सो ये सारे मेथड्स हैं. एंड इसके बाद कुछ नए मेथड्स आए जब जैसे 1989 में कुछ हमने अमेंडमेंट भी किए, जैसे यूजिंग प्ले कार्ड जो है, टेप रिकॉर्डर आगे पार्लियामेंट में प्ले करना. सो दीज थिंग्स वर ऑल्सो मैंशनड इन कि जो वायलेंट एंड रूड बिहेवियर था उनके अलावा ये सब चीज़ें भी हमने डाल दी 1989 में, राइट? तो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज कि रूल्स ऑफ द हाउस जो है उसमें मेंशन्ड है कि क्या एक्शन लिया जाएगा और किस एक्टिविटीज के बेसिस पे दिस एक्शन हैज टू बी टेकन, राइट? दिस इज द रूल्स ऑफ लोकसभा. नाउ स्पीकर या फिर चेयरमैन ऑफ द हाउस जो होता है, दे हैव दीज 3 ऑप्शंस. द फर्स्ट ऑप्शन इज कि दे कैन टेक द नेम ऑफ अ पर्सन हु इज क्रिएटिंग द ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर विलफुली जो वायलेंस कर रहे हैं या फिर वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं, उनका नेम लेके उनको विड्रॉ करा सकते हैं फॉर द सेम डे. जो उस दिन का बिजनेस सेशन है उसके लिए उनको विड्रॉल के लिए मजबूर करते हैं फॉर 1 डे, ठीक है, जो उस दिन में ही होता है. द सेकेंड थिंग इज कि स्पीकर जो है दैट कैन टेक द नेम ऑफ एमपीज इन पर्टिकुलर कि दीज एमपीज आर क्रिएटिंग द वायलेंस, दीज आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द हाउस बिजनेस ऑफ द हाउस, ठीक है, ये नाम ले सकते हैं. एंड अगर वो ऐसा करते हैं, नेमिंग ऑफ एमपीज, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, दोज हु आर क्रिएटिंग रकस, सो व्हाट विल हैपन, द पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, राइट, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो है वो एक मोशन लाएंगे एंड दिस मोशन विल बी पास्ड, इफ पास्ड बाय द हाउस देन दीज एमपीज जो हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे, राइट? सो दिस इज नॉट द स्पीकर हु इज एक्चुअली वेस्टेड विद द पावर ऑफ द सस्पेंशन, इट इज द हाउस विच इज एक्चुअली पासिंग द मोशंस ऑफ सस्पेंशन ऑफ दीज एमपीज, ठीक है. तो क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है दैट इज रिगार्डिंग द सस्पेंशंस, ठीक है. तो सस्पेंशन की पावर क्या है? द पावर ऑफ स्पीकर इज टू नेम देम, ठीक है. पार्लियामेंट्री मिनिस्टर मोशन लाएंगे एंड मोशन विल बी पास्ड बाय द हाउस एंड दीज एमपीज विल बी सस्पेंडेड. दिस इज द सस्पेंशन प्रोसीजर. 2001 में एक अमेंडमेंट आया था इन दीज रूल्स ऑफ द हाउस, दैट इज 374A, ठीक है, इन 2001 ये लाया गया था. एंड इन दिस जो स्पीकर है उनके पास भी 5 दिन के लिए किसी भी मेंबर को हाउस से मना करने के लिए पावर आ गई. यानी कि 5 दिन के लिए अब आपको स्पीकर कह सकते हैं कि यू विल नॉट बी एबल टू एंटर इन दिस पार्लियामेंट, ठीक है, और आपके जो पार्लियामेंट्री जो मेंबर होने के अधिकार हैं वो 5 दिन के लिए रोक दिए जाते हैं, ठीक है. बट दिस इज नॉट द सस्पेंशन. अगर सस्पेंशन ओरिजिनली आप बात करेंगे सो दिस इज द सस्पेंशन, राइट? सो ये 5 दिन के लिए आप याद कर सकते हैं कि फॉर द पीरियड ऑफ 5 days जो है स्पीकर कैन ऑल्सो हैव दिस काइंड ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन पावर, ठीक है, बट नॉट द ओरिजिनल सस्पेंशन. ओरिजिनल सस्पेंशन यहाँ है. एंड अगर यहाँ पे सस्पेंड होता है तो फॉर रेस्ट ऑफ द सेशन के लिए मैक्सिमम वो सस्पेंड हो सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर से उनकी एंट्री हो सकती है, राइट? सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ सस्पेंशन. सो दिस इज नॉट ट्रू. द पावर ऑफ सस्पेंशन इज नॉट वेस्टेड विद द चेयरमैन ऑफ द हाउस. द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द सस्पेंशन कैन बी द सेशन, ठीक है, पूरा सेशन. तो 2 इज द करेक्ट वन, बट द फर्स्ट इज नॉट करेक्ट अगर आप सस्पेंशन की बात करेंगे, राइट? सो दिस इज the procedure of suspension. Coming to the next question, that is with reference to nuclear fusion, consider the following statement.
it powers our sun, and the second is fusion process causes no poisonous radiation. अभी आप देख रहे होंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जाती है, तो वी हैव दैट कंसर्न की जो हमारी एनर्जी है, जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी हम ला रहे हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स, एंड फॉसिल फ्यूल आर द मेन रीजन बिहाइंड दिस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ऑल्सो. तो एक मेथड है हमारे पास, दैट इज अगर हमने उसको सक्सेसफुली कर दिया, एक्सपेरिमेंट उसके रिगार्डिंग कर लिया, दैट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन. तो वो बहुत ही क्लीन टेक्नोलॉजी है फॉर एनर्जी जनरेशन. एंड द सेकंड थिंग इज कि नो पॉइजनस रेडिएशन भी इससे नहीं होता है. एंड ये स्टेटमेंट भी सही है कि और पावर जो है ऑफ सन इज कमिंग आउट ऑफ दिस न्यूक्लियर फ्यूजन. तो अब प्रोसेस समझते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है. दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है फिशन, एक होता है फ्यूजन. फिशन में क्या होता है कि जो आपका बड़ा न्यूक्लियर है, एटॉमिक न्यूक्लियाई, वो छोटे पार्ट्स में जब हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो सम ऑफ द एनर्जी विल बी रिलीज, जो उनको होल्ड करे हुए थी, दैट एनर्जी विल बी रिलीज. ठीक है, दैट इज फिशन. बट फ्यूजन में क्या होगा, फ्यूजन मीन्स जोड़ना. ठीक है, तो इन केस ऑफ फ्यूजन two small atomic nuclei will be joined together, and for that to join them together we need some kind of energy also. तो अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे. तो ये दोनों ही, पहली बात तो सही है, आप देख लीजिए, both 1 and 2 आर करेक्ट वन. सो अगर यहाँ पे हम बात करें कि देखेंगे आप, एक तरफ ड्यूटेरियम है, एक तरफ ट्राइटियम है, तो इन दोनों का अगर आप मास देखेंगे, एटॉमिक मास, दैट इज 2 and 3. ठीक है, एंड जब ये इनका रिजल्टेंट हम देखते हैं, दैट इज यहाँ पे अगर आप देखेंगे हीलियम बनता है, उसका जो मास है, एटॉमिक मास, दैट इज 4. ठीक है, तो बाकी जो लॉस हुआ है 2 + 3 5 होना चाहिए था, बट जो हमें लॉस हुआ है दैट इज नथिंग बट कमिंग आउट ऑफ एज एन एनर्जी. तो वो आपको बहुत सारी एनर्जी मिलती है. आप यहां देखेंगे 3.5 MeV एंड 14.1 MeV. ठीक है, न्यूट्रॉन भी होते हैं थोड़े से. तो द समरी इज कि जब आप फ्यूजन करते हैं तो उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, दो स्मॉल एटॉमिक न्यूक्लियाई मिलके एक बड़े न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं, एंड दिस रिक्वायर्स एनर्जी. अब बात करते हैं सन की. तो सन के केस में इफ वी से अबाउट द सन, तो सन के पास में जो ग्रेविटी है वो बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है. एंड बिकॉज ऑफ दिस हाई ग्रेविटी द प्रेशर इज ट्रिमेंडस. ठीक है, बहुत ज्यादा है, प्रेशर इज वेरी हाई. एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, जो वहां के हाइड्रोजन जो एटम्स हैं, दे आर गेटिंग स्क्वीज्ड, है ना, बहुत तेजी से स्क्वीज हो रहे हैं. एंड दिस स्क्वीज जो है ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज नथिंग बट द जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है, दे आर क्रिएटिंग द फ्यूजन प्रोसेस, एंड this process is converting these hydrogen atoms into helium. ठीक है, the same process helium, and with that बहुत ज्यादा एनर्जी वहां पे कंटिन्यूअसली चलती रहती है. तो this is the process of nuclear fusion in sun. ध्यान रखना कि because of the gravity of the sun, pressure is very high, and because of this pressure, जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, they are getting squeezed, and because of that squeeze process, these hydrogen ions are now converting into helium, and this helium जो conversion हुआ है, that is same. ठीक है, दिस इज द फ्यूजन, एंड फ्यूजन में बहुत सारी एनर्जी निकलती है. अब हमारे पास दो तरह के फ्यूजन के प्रोसेस हो सकते हैं. वन कैन बी हॉट फ्यूजन प्रोसेस, अदर कैन बी कोल्ड फ्यूजन प्रोसेस. अब हॉट फ्यूजन एंड कोल्ड फ्यूजन होता क्या है? अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें कि व्हाट इज द स्टेज वेयर वी हैव रीच्ड राइट नाउ, हम अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, क्या हम फ्यूजन कर पाए हैं? नो, स्टिल वी आर ट्राइंग हार्ड. ठीक है, मतलब उस लेवल पे नहीं कर पाए जिस पे हम करना चाहते हैं. नाउ रशिया ने एक अटेम्प्ट किया था, टोकामैक रिएक्टर, आपने सुना होगा. टोकामैक रिएक्टर में उन्होंने क्या किया था, लेट मी डिफाइन दैट थिंग हियर. इन 1950s and 60s, इन 1950s and 60s जो रशिया है, रशियंस केम अप विद एन टोकामैक रिएक्टर. सो टोकामैक रिएक्टर में क्या था, एक्चुअली दे वर यूजिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक कोयल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, जिसमें वो क्या कर रहे थे, ट्राइटेरियम एंड ड्यूटेरियम को फ्यूजन करने का कोशिश करा रहे थे. ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि फ्यूजन तो चलो हो भी गया, लेकिन द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूजन वाज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू द आउटपुट में जो एनर्जी निकली. यानी कि आप जो फ्यूजन करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज ड्यूटेरियम, दिस इज ट्राइटेरियम, दोनों को जब आपने फ्यूजन कराया, फॉर दैट फ्यूजन यू नीड एनर्जी, एंड ये जो एनर्जी दी जा रही थी इनपुट में, दैट वाज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू द जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है आउटपुट में बिकॉज ऑफ द फ्यूजन.
यानी कि प्रोसेस का फिर मतलब क्या निकला, यू आर गिविंग मोर एनर्जी फॉर द प्रोसेस एंड आउटपुट में आपको एनर्जी कम मिली, जबकि होना क्या चाहिए था, आपको आउटपुट में ज्यादा एनर्जी चाहिए। दिस इज हॉट फ्यूजन। हॉट फ्यूजन मतलब आपने ज्यादा एनर्जी दी है कंपेयर टू द आउटपुट। कोल्ड फ्यूजन क्या होगा, कोल्ड फ्यूजन होगा कि व्हेन वी आर गिविंग लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द फ्यूजन, और जो प्रोड्यूस हो रही है दैट इज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ द एनर्जी, दैट वुड बी कोल्ड फ्यूजन एंड वी आर स्टिल नॉट सक्सीडेड इन दैट कोल्ड फ्यूजन में। ठीक है, हॉट फ्यूजन के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, ITER का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ रशिया वाज आल्सो देयर, लेकिन हम अभी तक ऑप्टिमम लेवल तक भी नहीं पहुंच पाए हैं जहां पे हम इनपुट में जो एनर्जी दे रहे हैं वो आउटपुट में एटलीस्ट बराबर तो हो, राइट। सो अगर कोल्ड फ्यूजन में हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो दैट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द एंटायर प्लैनेट, बिकॉज जो ये फ्यूजन है इससे बहुत सारी हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं एंड दैट टू बहुत कम अमाउंट में फ्यूल अगर हम रखें वो बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर सकता है, राइट। सो दिस इज अबाउट द फ्यूजन। तो कोल्ड फ्यूजन, हॉट फ्यूजन ध्यान रखना, वी आर स्टिल इन द स्टेज ऑफ हॉट फ्यूजन, हम करा पाए हैं कुछ हद तक बट नॉट इन द कोल्ड फ्यूजन, राइट। सो this was about the fusion technology. Now we come to the third question, that is with reference to gangetic dolphin, consider the following. This is a very important animal if it comes to the Indian, especially India की बात करें. This is also declared, और गैंगेटिक को ही हमने वो हमारा एक्वा एनिमल भी डिक्लेयर कर रखा है, नेशनल एक्वा एनिमल। सो इट इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द WPA एक्ट एंड देन इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल इन द IUCN प्रोटेक्शन लिस्ट। ठीक है, तो अगर आप पहले गैंगेटिक डॉल्फिन की बात करें तो गैंगेटिक डॉल्फिन क्योंकि गंगा में पाया जाता है इसका नाम हमने गैंगेटिक डॉल्फिन रख दिया, लेकिन ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, एंडेमिक टू इंडिया नहीं है, दिस इज ऑल्सो फाउंड इन नेपाल में पाया जाता है, ठीक है, बांग्लादेश में पाया जाता है, इंडिया में भी है। ठीक है, तो ये गंगा मेघना जो ब्रह्मपुत्र सिस्टम है इसमें पूरे में आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब द थिंग इज कि ये जो है शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है, यस। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में टोटल 6 शेड्यूल हैं, आई हैव डिस्कस दैट इन आवर अर्लियर लेक्चर ऑल्सो, आप ज्योग्राफी सिंप्लीफाइड के लिस्ट में देखना। सो इन दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास 1972 का ये एक्ट है, टोटल 6 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। जो फर्स्ट शेड्यूल है एंड जो सेकंड शेड्यूल है इसमें हम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो है टू दैट स्पीसी बहुत ज्यादा देते हैं। तो फर्स्ट जो शेड्यूल है दैट इज काइंड ऑफ एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, यानी अगर आपने उस स्पीसी से रिलेटेड कोई भी ट्रेड किया, हंटिंग की, पोचिंग की, देन यू विल बी पनिश्ड अंडर दैट वुड बी अ ऑफेंस जो आपको जेल में पहुंचा सकता है। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है, कुल मिला के बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो जो जैसे बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर, तो हम उनको कंजर्व कर रहे हैं एंड दैट टाइगर इज आल्सो मेंशन्ड इन शेड्यूल 1। इट मींस अगर आप हंटिंग पोचिंग करते हैं देन यू विल बी पनिश्ड, ठीक है, प्लस फाइन। तो दिस इज काइंड ऑफ एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इज वेरी हाई इन शेड्यूल 1, degree of protection somewhat lesser in 2 compared to 1, but it is still a kind of protection जो दिया हुआ है। तो ध्यान रखना जो भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती हैं वो जनरली शेड्यूल 1 एंड 2 में मेंशन होती है। शेड्यूल 1 मतलब एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, ठीक है, तो दिस इज ट्रू, नंबर 1 is true, but when it comes to the vulnerable in IUCN protected list, this is not true, क्योंकि IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें मैंने आपको कई बार बताया है, in this IUCN रेड लिस्ट we have these 3 things, vulnerable, then endangered and then critical endangered, ठीक है। बट इससे नीचे जो होती हैं जैसे वो नियर थ्रेटेंड एंड लीस्ट कंसर्न, ठीक है, तो नियर थ्रेटेंड से आगे जब पहुंचती है तो स्पीसी जो है वल्नरेबल, वल्नरेबल से ऊपर एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड से ऊपर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड फिर एक्सटिंक्ट आ जाता है, यानी गायब होना स्टार्ट हो गई। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस क्राइटेरियाज, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर हम क्राइटेरिया की बात करें इसमें होगा कि 90% जो स्पीसी की पॉपुलेशन है दैट हैव बीन लॉस्ट इन लास्ट 10 years, ठीक है, एंड ओनली 50 इंडिविजुअल्स आर लेफ्ट। In case of endangered, 70% of the population is vanished and only 2500 individuals are left, right? Now we come to the vulnerable, that is 10,000 individuals are left and 50% of the population have been vanished in last 10 years. So 70%
एंड 50%. सो दिस इज द क्राइटेरिया. तो ये वल्नरेबल में नहीं है, दिस इज मेंशन्ड इन दिस वन, क्योंकि अभी जो पॉपुलेशन है वो दिस पॉपुलेशन इज अराउंड 2500 टू 3000. ठीक है, तो इसमें आता है. तो ध्यान रखना, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट द वल्नरेबल, दैट इज एंडेंजर्ड. सो 2 इज नॉट ट्रू, द आंसर वुड बी 1 ओनली. ठीक है. गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में कुछ और अगर मैं आपको बताऊं, एक तो मैंने बताया आपको नेशनल एक्वेटिक एनिमल हमने डिक्लेयर किया है इन 2009. इसको जो है ध्यान रखना, जो विजन है, दैट विजन इज नॉट दैट क्लियर फॉर दिस एनिमल. ये जो है अल्ट्रासोनिक जो साउंड वेव्स है उनके थ्रू हंट करता है, जो इमेज बनती है इसके माइंड पे, तो बिकॉज ऑफ दीज साउंड वेव्स ये क्रिएट करता है. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस, क्यों इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है? बिकॉज ऑफ द 2 और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. द फर्स्ट इज हैबिटेट लॉस. ये सभी स्पीसीज जो डिक्लाइन हो रही है, दैट इज द मेन रीजन. उनका हैबिटेट जो है वो कंटिन्यूअसली डिटीरियोरेट हो रहा है या छीना जा रहा है. द सेम इज द थिंग विद दिस वन ऑल्सो. एंड ध्यान रखना, ये फ्रेश वाटर एनिमल है, तो फ्रेश वाटर जितना होगा उतना ही अच्छा होगा, आपको सीज में नहीं मिलेगी, रिवर्स में मिलेगी. एंड गंगेटिक डॉल्फिन के साथ जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है पॉल्यूशन इन गंगा रिवर. राइट, तो पॉल्यूशन के चलते हुए इनको बहुत दिक्कत आती है. एंड द थर्ड इज सेपरेशन ऑफ देयर पॉपुलेशन फॉर, बिकॉज यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, चैनल्स बना रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, आधी पॉपुलेशन डैम के उस साइड रहेगी, आधी पॉपुलेशन इस साइड रहेगी. एंड बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ द पॉपुलेशन देयर नंबर इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग. ठीक है. सो दीज आर द फैक्टर्स फॉर हैबिटेट लॉस, pollution in the river, and separation of the pollution because of the channels and because of the dams. So these are the issues especially with this gangetic dolphin, and this is also named as इसका एक और नाम है, ध्यान रखना, सुसु. ठीक है, this is also the name of this gangetic dolphin. So this was all about gangetic dolphin. And yeah, two more things I would like to tell you here. एक कन्वेंशन होती है, that is CITES. ठीक है, दैट इज ट्रेड जो होता है इन एंडेंजर्ड स्पीसी, उनको रेगुलेट करने के लिए ये कन्वेंशन होती है. तो साइट्स के ये अपेंडिक्स 2 में दिस इज ऑल्सो मेंशन. ठीक है. एंड CMS जो है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, उसके भी अपेंडिक्स 2 में मेंशन है. ठीक है, इन दिस वन, सॉरी, अपेंडिक्स 1, दिस इज इन दिस वन अपेंडिक्स 2. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसी जिसको इन सब एक्ट्स में, इन सब कन्वेंशंस में हमने प्रोटेक्शन दिया हुआ है. राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट गंगेटिक डॉल्फिन. This is the picture of gangetic dolphin. You can see this one. Now we come to the next one, that is with reference to Pragati Scholarship Scheme. Consider the following. So the scheme aims to provide assistance for the advancement of girls pursuing technical education. The scheme was launched by Niti Aayog. This was not the scheme launched by the Niti Aayog. This is the scheme of Ministry of Education. Ministry of Education. And actually it is being implemented by AICTE. ठीक है, नॉट. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. द सेकंड थिंग इज कि यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. जो है परसुइंग टेक्निकल एजुकेशन जो है, उसमें गर्ल्स को प्रमोट करने के लिए दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड. एंड इसमें 50,000 की जो है स्कॉलरशिप दी जाती है, स्कॉलरशिप ऑफ ₹50K टू ईच गर्ल. एंड एक फैमिली में अगर बात करें तो मैक्सिमम 2 गर्ल्स को जो है in a family this scholarship can be provided. ठीक है. The criteria is the less than 8 lakh annual income होनी चाहिए of that family. Right. एंड इसमें होगा क्या, जो भी टेक्निकल एजुकेशन के प्रोग्राम होते हैं, फॉर एग्जांपल डिग्री और डिप्लोमा, तो उसमें अगर कोई गर्ल एडमिशन लेती है, देन दैट गर्ल वुड बी प्रोवाइडेड बाय दिस स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ 50,000. ठीक है. अच्छा, इसमें जो है फर्स्ट ईयर में एनरोल होते भी मिलता है, एंड सेकेंड ईयर में इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द लेटरल एंट्री, तो सेकेंड ईयर में भी आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है. राइट. सो दिस इज द क्राइटेरिया बिहाइंड दिस स्कीम दैट इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू प्रमोट द गर्ल्स इन टेक्निकल एजुकेशन. दैट इज true, but this is not true. So statement 1 is the correct one. Right. We have to identify the correct one. Coming to the next question, that is, which of the following statement correctly defines the term that is import parity price? So import parity price is used in the determining of the prices of the LPG. ठीक है, ध्यान रखना, जब भी हम LPG की बात करेंगे, this is determined by this term, that is import parity price. Means if we would have imported this LPG, तो कितना हमें प्राइस मिलता, सेम प्राइस वुड बी गिवन टू द, सेम प्राइस जो है वो रखा जाता है इन केस ऑफ डोमेस्टिक कस्टमर्स ऑल्सो. ठीक है. तो इंपोर्ट करते वक्त कितना प्राइस रहेगा, इंटरनेशनल प्राइसेस के अकॉर्डिंग हम मैच कराते हैं, दैट इज इंपोर्ट पैरिटी प्राइसिंग. एंड ये यूज किया जाता है एलपीजी के प्राइस को डिटरमाइन करने में. राइट. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज विद रेफरेंस टू अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट.
So statement 1 is an account aggregator will be a new class of NBFC, that is non-banking financial company approved by the RBI. It will allow lenders to conduct a speedy assessment of the credit worthiness of the borrowers. ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है. एग्रीगेटर, अकाउंट एग्रीगेटर्स जो होंगे, अकाउंट एग्रीगेटर मींस जो भी कस्टमर्स होंगे उनके अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, दे विल हैव दैट इंफॉर्मेशन. तो इट वुड बी अ काइंड ऑफ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे. व्हाट इज देयर वर्क इज टू गेट द कंसेंट ऑफ sharing financial data of individuals. ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो इंडिविजुअल्स होंगे, दोज इंडिविजुअल्स विच वांट सम काइंड ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द बैंक्स और फ्रॉम द लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, तो उनके जो डेटाज हैं उनको ना सिर्फ कलेक्ट करेंगे बल्कि दे विल आल्सो गेट द अप्रूवल फ्रॉम दीज कस्टमर्स कि दीज डेटा जो डेटा एंट्री है दैट कैन बी शेयर्ड विद दीज बैंक्स एंड लेंडर्स. अगर हम चाहें तो उस डेटा को शेयर कर सकते हैं. तो दिस इज द कंसेंट प्रोविजन जो है, सो दिस कंसेंट प्रोविजन जो है वो इनको लाना होगा. तो कंसेंट ये लाएंगे. तो दिस इज अ काइंड ऑफ एनबीएफसी दैट इज अप्रूव्ड फ्रॉम द आरबीआई. ठीक है, तो इससे होगा क्या, अब जैसे मान लीजिए किसी को क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए, एंड उसके जो डेटा है कि कितना उसकी क्रेडिट वर्दीनेस है, पहले कहीं डिफॉल्ट तो नहीं किया है, ऑल दीज इंफॉर्मेशन वुड बी अवेलेबल विद दिस वन. ठीक है, जो एग्रीगेटर होंगे इनके पास ये इंफॉर्मेशन होगी. तो बैंक के पास क्या होगा, जो बैंक है दे वुड हैव दिस इंफॉर्मेशन, एंड इसकी वजह से स्पीडी जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर की मिल पाएगी, एंड क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है उस बोरोवर की वो ये बैंक जो है जान पाएगी. देन लेंडिंग वुड बी वेरी फास्ट. ठीक है, लेंडिंग वो बहुत तेजी से कर सकते हैं क्योंकि उसमें फिर इनको ऑडिट वगैरह नहीं करनी पड़ेगी. दिस इज द टास्क ऑफ दीज अकाउंट एग्रीगेटर्स. सो बोथ ऑफ दीज आर ट्रू, 1 and 2. ठीक है, दे विल बी काइंड ऑफ नॉन बैंकिंग कंपनीज, एंड इसमें क्या होगा, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस के साथ ही स्पीड अप हो जाएगा प्रोसेस ऑफ लैंडिंग. राइट, सो दीज टू आर ट्रू, बोथ 1 and 2 आर ट्रू. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज this health security global health security index is released by which of the following organization. इस तरह के जो छोटे से क्वेश्चन आते हैं ऑफ रिपोर्ट बेस्ड, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, दोज विच आर नॉट टू बिग, है ना, टू रिमेंबर. बहुत छोटे छोटे ऐसे रिपोर्ट्स आती हैं. सो दिस is the report of a nuclear threat initiative, that is NTI, and the John Hopkinson Center for Health Security. So this is the combined report of these two organizations, that is Global Health Security Index. Okay, so this was the today's session. I hope आपको ये समझ में आया होगा. अगर ऐसा है तो you can like it, you can share it, and please tell me if you have any doubt in the comment section, and how was the session. You can also comment that down. Thank you very much for watching this one. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.